गाइस, आप कैसे हैं? मैं फिर से नए टॉपिक के साथ उसी के अगला भाग लेकर के फिर मैं आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं कला संबंधित यानी KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिक्वायरमेंट आ गया है और आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और कमेंट जरूर कीजिए ताकि उससे संबंधित हम आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो मेरे से जुड़े। मैं कला संबंधित आपको जानकारी दूंगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं उसके बारे में मैं आपके बीच शेयर करूँगा। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। जैसे कहा जाता है ना, ललित कलाओं में क्या कहा जाता है? ललित कलाओं में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। पहला संगीत, दूसरा काव्य, तीसरा चित्र, चौथा मूर्ति और पांचवा है स्थापत्य कला। हिंगले ने कलाओं का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर, ज्ञान इंद्रिय है ना, इसके आधार पर दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार से किया है ना। इसमें नृत्य, चित्र, मूर्ति, वास्तुकला को दृश्य कलाओं और संगीत व काव्य को श्रव्य कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। समझाना चाहें जैसे चित्रकला, संगीत कला, ललित कला, जो बता रहे हैं ललित कला के बारे में। तो देखिए संगीत क्या है? एक ज्ञान इंद्रिय बोले ना, सुन सकते हैं। दृश्य कला में हम देख सकते हैं, है ना। तो उसमें आता है नाटक की आता है, संगीत आता है, डांस आता है, ये सारी कलाएं हैं। चित्रकला क्या है? चित्रकला हम चित्र बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, शिल्प के पत्थरों का मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इसको अलग अलग भागों में बांटे हुए हैं। ये जो बांटे हुए हैं पूछा जाएगा कि किसने बांटा है भागों में? 5 भागों में हिंगेल ने बांटा है, याद रखिएगा। हिंगेल ने अपने वर्गीकरण में काव्य को ही श्रेष्ठ माना। हिंगले ने जो अपना काव्य को श्रेष्ठ माना है यानी कविता को ही श्रेष्ठ माने हैं। और वस्तुकला को उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा है। हिंगले का यह वर्गीकरण हिंगलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इस तरह से आपको कला से संबंधित जानकारी मिल रहे हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है मानव ने कला और सौंदर्य शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप में किया है। किसमें किया है? व्यापक रूप में किया है। जो वस्तु प्रिय होती है वही सुंदर भी लगती है। किसी चीज़ को अगर पसंद करते हैं ना, किसी चीज़ को अच्छा लगता है तो प्रिय हो जाता है आपके लिए। ये सही बात है। यहीं से कला का प्रारंभ होता है यार, यहीं से कला का प्रारंभ होता है। कला में रूप, भोग एवं अभिव्यक्ति 3 तत्व व्यापकता होता है ना, से विद्यमान है। रूप में आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार का होता है। कला में बाह्य रूप की प्रधानता होती है। किसमें? बाह्य रूप में प्रधानता होती है। उसका लावण्य आकर्षक होता है जो उसमें सौंदर्य को जन्म देता है। किसको? सौंदर्य को जन्म देता है ना। सौंदर्य के अर्थ के विषय में विद्वानों भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखे हैं। क्या? भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना दृष्टिकोण रखा है कि कैसे उसको करना है।
है ना। उसके बाद कह रहा है, इधर दृष्टिकोण रखे हैं, संस्कृत विद्वानों के अनुसार कहे हैं कि सुंदर राति इति सुंदरम तस्य भावो सौंदर्यम, है ना। सुंदरम राति इति सुंदरम तस्य भावो सौंदर्यम, अर्थात जो सुंदर लगता है वह सुंदर, और जहाँ उसका भाव होगा वह सौंदर्य कहलाता है ना। तो इस तरह से आप सुन रहे थे, मैं इसी का अगला भाग फिर लेके आऊँगा, इसलिए इस वीडियो तक अंत तक जुड़े हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास संबंधित संपूर्ण मैं आपको जानकारी देने के लिए बीच आ गया हूँ कि मैं हर प्रकार से आपके बीच किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं मैं आपके पास वो शेयर करना, इसलिए अंत तक जुड़े रहे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।